गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, केम छो, सलाम। उम्मीद है आप सब लोग बेहतर होंगे, अपना ध्यान रख रहे होंगे। तो कैसी है बारिश आपके यहाँ पे, कितना पानी गिर रहा है बताइएगा ज़रूर, ठीक है? क्योंकि मुंबई की बारिश में और भोपाल की बारिश में एक फ़र्क है कि भोपाल में जब पानी गिरता है ना तो एकदम ज़ोर से पानी गिरता है। ऐसा लगता है कि घबरा घबरा कर पानी गिर रहा है कि मतलब अभी गिर जाऊँ जल्दी से, उसके बाद जो है पता नहीं अगली बार कब गिरूँगा टाइप से एकदम घबरा घबरा के खूब सारा पानी गिरता है कि सड़कें पूरी भर जाती जरा में। मतलब थोड़ी देर में यहाँ पर जो है ना ऐसी कंडीशन बन जाती है कि मतलब सड़क पे पानी दिखने लगता है आपको। लेकिन बॉम्बे में जब बारिश होती है ना तो वो एकदम इस समय जो बारिश हो रही है, कभी वहाँ पर भी जमकर बारिश हुई है। अभी जब जब अभी बॉम्बे जाता हूँ वीकेंड में तो वहाँ पे बारिश है वो हल्की हल्की बारिश होती है। एक थोड़ी 10-15 मिनट बारिश होगी फिर रुक जाएगी। मतलब कहते हैं कि बम्बई की बारिश का कोई भरोसा नहीं है। तो बिल्कुल वैसी वाली बात है दोनों की मतलब मैंने तो दोनों दोनों बारिश में पानी में भीग कर देखा है मैंने। भोपाल में जब बारिश में पानी में भीगते हैं तो पता नहीं क्यों ज़्यादा ठंडा पानी लगता है। बॉम्बे में उतना ठंडा पानी नहीं लगता है। अब ये पता नहीं ऐसा डिफरेंस क्यों मैं महसूस में कर पा रहा हूँ, है ना? तो खैर मतलब अभी इस बारिश के मौसम में मतलब मेरे पास जो है वो दोनों शहरों का बराबर बराबर एक्सपोजर चल रहा है अभी, क्योंकि बच्चे जो है बॉम्बे शिफ्ट हो गए हैं तो जाना पड़ता है। हालांकि बहुत हेक्टिक हो जाता है कि हर वीकेंड आपको जाना पड़े तो काफ़ी हेक्टिक हो जाता है। चलिए, आज मैं आपको एक अच्छी सी कहानी सुनाता हूँ। एक नई कहानी मुझे जो है वो पढ़ने मिली मुझे कहीं पर। तो आजकल मैं एक किताब मेरे हाथ लगी बुक, वो मैं दिखाऊंगा आपको कभी कि दी असुरा वे। असुर असुर जो है उनमें उनकी अच्छाइयों के बारे में किताब लिखी है कि असुर जो थे उनमें क्या बातें अच्छी थी। आप समझते हैं? असुर मतलब एक होते देवता हुआ करते थे, एक असुर हुआ करते थे। तो उस बुक की शुरुआत में ही वो ये बोलता है कि आपने देखा होगा कि असुर जो है ना वो बहुत ताकतवर रहे हैं, बहुत जो है वो प्रभावशाली रहे हैं वो। और राज करते थे वो, इंद्र के सिंहासन को हिला दिया करते थे वो। कई बार स्वर्ग लोक पे कब्जा कर लेते थे वो। और लेकिन ये था कि उनकी कुछ आदतें ठीक नहीं थी। लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम जो है वो दे आर रिच, दे हैव एवरीथिंग, ठीक है। पर चूंकि कुछ उनकी हरकतें ठीक नहीं थी तो देवताओं से उनको उनका युद्ध हुआ करता था। तो उनका बोला कि यदि हम बुरी आदतों को छोड़ दें, असुरों की अच्छी चीज़ों को हम देखें तो उनमें कई सारी क्वालिटीज़ भी थी उनमें। इसलिए तो उनका अस्तित्व जो है वो सब तमाम तरह की मिथोलॉजी में उनका अस्तित्व लगातार बना हुआ है। तो उस बुक में बड़ी अच्छी कहानी लिखी थी कि क्या होता है कि जो हमारे दिमाग में कॉमन परसेप्शन है कि जो असुर हुआ करते थे वो बड़े आलसी हुआ करते थे, तो ऐसा नहीं था। असुर बहुत उद्यमशील होता हुआ करते थे, बहुत मेहनत करने वाले होते थे वो। और वो लगातार कंफर्ट जोन से बाहर निकल कर वो, जैसे उनका कंफर्ट जोन कहते क्या था कि वो नरक लोक में रह रहे हैं, अपने धरती के नीचे कब्जा करके बैठे, लेकिन वो तो वहाँ से निकल के धरती लोक पर ऊपर स्वर्ग जाके मतलब उनमें टेंडेंसी थी कि वो और स्ट्रगल करना चाहा करते थे वो, ठीक है। तो खैर वो बुक की बात हम एक तब छोड़ते हैं। मतलब उस बुक में एक बड़ी अच्छी स्टोरी मुझे मिली और वो स्टोरी मैंने कहा कि आपको ज़रूर सुनाऊंगा मैं। एक बार एक जो है वो व्यक्ति होता है, एक आदमी होता है वो, मतलब समझ लीजिए कि राजा के दरबार में कुछ अच्छी पोस्ट पे होता है। तो पहले के ज़माने में टीवी और ये मोबाइल फ़ोन ये सब तो हुआ नहीं करते थे, तो लोग बाग मनोरंजन के लिए शिकार करने जंगल में निकला करते थे। तो एक बार वो शिकार करने के लिए जंगल अपनी टोली के साथ जंगल में निकला वो, और किसी प्रकार वो अपनी टोली से बिछड़ गया। वो गलत जगह पर पहुंच गया, कहीं पर जंगल में गहरे में पहुंच गया है जहाँ से उसको उसके साथी नहीं मिल रहे थे वो। अब उसमें वो आगे चलता गया, उसको आगे आगे जाता गया वो, ठीक है। और रास्ता ढूंढने के लिए कि मुझे कहीं तो रास्ता इसका मिल जाए वो। अब चूंकि जंगल का बहुत घना एरिया था और उसके पास कुछ खाने पीने को था नहीं, उसने सोचा कि मैं आसपास से कुछ जो है अपना फल खा लूँ या कुछ ऐसा ऐसा जो मुझे खाने को मिल जाए, तो या कोई छोटा जानवर मिल जाए। तो देखता है आसपास कुछ दिख नहीं रहा है, जंगल बहुत घना जंगल है। जितनी भी जो है वहाँ पर जो है वेजिटेशन लगी हुई है, सब जंगली प्रकार की जहरीली झाड़ियाँ हैं। तो उसने वो उसमें से कुछ वो खा नहीं पाता है। बहुत रास्ता ढूंढने की काफ़ी कोशिश करता है पर रास्ता उसे मिल नहीं पाता है। फाइनली वो एक पेड़ के नीचे जाकर जो है वो बैठ जाता है, ठीक है। सोचता है कि अब अब जब और नहीं चल पाऊंगा मैं, थोड़ा विश्राम कर लेता हूँ, भूख जोरों की लगी होती है। जैसे ही वो पेड़ के नीचे जाके बैठता है तो उसे ऐसा लगता है उसे कि वो
वो एक कल्प वृक्ष के नीचे बैठा है। कल्प वृक्ष का मतलब होता है एक ऐसा ट्री जो आपकी सारी इच्छाओं को पूरी करता हो। एक ऐसा ट्री जो आपकी सारी इच्छाओं को पूरी करता हो, उसको बोलते हैं कल्प वृक्ष बोला करते थे, ठीक है। तो वो कहता है, हे भगवान, काश मुझे खाने को अच्छा भोजन मिल जाए। तो झट से उसके सामने 2 थालियाँ लग जाती हैं आके, बढ़िया बढ़िया ना, एक नहीं 2 थाली लग जाती है उसका, बढ़िया बढ़िया भोजन उसके अंदर होता है, और जो वो चाह रहा था वो सब चीज़ें होता है। फिर बोलता है कि इतना अच्छा भोजन हो गया, काश कुछ मीठा खाने मिल जाए। तो फिर मीठा भी सामने आता है, वो भी वो खा रहा होता है। फिर उसको लगता है, अरे यार मेरी तो हर इच्छा पूरी हो रही है। फिर बोलता है, काश कि मुझे जो है वो अच्छे वह कपड़े मिल जाए। अब मैं जंगल में इतने समय से घूम भटक रहा हूँ, तो कपड़े भी गंदे हो गए, काश अच्छे कपड़े मुझे मिल जाएं। तो अच्छे कपड़े उसको मिल जाते हैं, वो उसे लगता है कि उसने वो कपड़े पहन लिए। फिर वो सोचता है कि मतलब काश काश कोई मुझे जो है वो मसाज कर दे, थक गया हूँ मैं, बहुत थका हुआ हूँ मैं। तो वो देखता है कि उसे लगता है कि भाई कि 3 अप्सराएँ आ गई हैं। वो अप्सराएँ जो है उसके पेड़ दबा रही हैं, कोई हाथ दबा रही हैं, कोई उसकी जो है वो जो है गालों को सहला रहा है उसको। उसे बड़ा मज़ा आता है, उसे लगता है कि अरे यही तो स्वर्ग है, यही तो जो है वो जन्नत है। मज़ा आया था उसको के, ठीक। लेकिन थोड़े समय के बाद उसको लगता है कि कुछ तो गलत है। वो एकदम होश में आता है, थका हुआ होता है, थोड़ा सेडेशन में होता है, वो होश में आता है। देखता है वो कि उसके सामने जो है वो 3 अप्सराएं नहीं है, बल्कि 3 टाइगर हैं उसके पास में। वो टाइगर जो है उसके, कोई उसके गाल को चाट रहा है, कोई उसको जो है वो मतलब खाने के पहले अपने शिकार को देख रहे हैं वो। जैसे ही वो होश में आता है, एकदम होश में आता है, और एकदम एकदम से वो चीखता है देख के उनको। टाइगर हमला करते हैं और खा जाते हैं उसको, खत्म। अब ये कहानी क्या बताती है? ये कहानी बताती है कि दरअसल क्या है कि जब हम में से कई लोग ऐसे होते हैं जो एक हेलुसिनेशन की दुनिया में जी रहे होते हैं। मतलब हमको कोई अपना लक्ष्य टारगेट पाना है, कुछ अच्छा हासिल करना है हमको, तो हम ऐसे ही अननेसेसरी भटक रहे होते हैं कई बार। और कई बार हमको जो मिलता है हम सोचते हैं कि यही बहुत कुछ है, ये इसी में सब कुछ बढ़िया है, ठीक है। कई बार हमको जो है वो हम एक कंफर्ट जोन में चले जाते हैं कि हाँ, हमें लगता है कि ये भी मिल जाए, वो भी मिल जाए, ऐसा भी कर लूँ, वैसा भी कर लूँ, बैठ के हमारी इच्छाएं अनंत होती हैं। लेकिन हम सच में अपने होश में नहीं होते हैं कि हमारा पर्पस लाइफ का जो है वो भूल चुके होते हैं। हम किसी और ही दिशा में चले जाते हैं। हम हेलुसिन, और ये दुनिया पूरी की पूरी हमको हेलुसिनेट कर रही होती है। वो वैसे चाह रही होती है जो पिक्चर आपको दिखाना है। हम में से अधिकांश लोग, 90% लोग जो है अपना पूरा जीवन नींद के नशे में ही गुजार देते हैं। नींद के नशे में जीवन गुजारने का मतलब ये है कि आप इस वर्ल्ड के एक हेलुसिनेशन में आप आ गए हैं और उस चक्र में आप फंस गए हैं। आपने पर्पस ऑफ लाइफ, पर्पस कि मुझे क्या करना था, मेरे मन में, मैंने जब इस मंजिल के लिए पहुंचा था तो मेरे मन में क्या था और मैंने क्या उद्देश्य सोच रखा था, ये चीज़ जो है वो लोग भूल जाते हैं। जब होश आता है देखते हैं मृत्यु पास खड़ी हुई है और ख़त्म हो जाते हैं। सच तो ये है कि हम सब लोग जो है वो पेरिशेबल गुड्स के समान है। सब वक्त गुजरेगा, उम्र बढ़ेगी और एक दिन व्यक्ति ख़त्म हो जाएगा। लेकिन क्या हम, जब जन्म हुआ और मृत्यु हुई, उसके बीच में कितने समय हम हेलुसिनेट फॉर्म में रहे, कितने समय हमको लगता रहा कि हम जो है वो सब कुछ बढ़िया चल रहा है, लेकिन मृत्यु सामने खड़ी थी, ये पता नहीं लगा पाया आदमी, ठीक है। सच्चाई तो ये है कि हमें जो है वो अपने लक्ष्य को, और एक एक नेक दिली जो होती है ना, कि क्या सोचा था हमने, किस लिए हम यहाँ आए थे, वो चीज़ इम्पॉर्टेंट है। तो कभी भी अपनी मंजिल को यदि पाना है और उस मंजिल को पाने के बाद अपने लक्ष्य पर लगातार कर्तव्य पथ पर बने रहना है ना, तो हेलुसिनेशन से बचना, मतलब इस दुनिया के हेलुसिनेशन, इस दुनिया की जो मायाजाल है उससे थोड़ा सा दूर रहना पड़ेगा। थोड़ा समझना पड़ेगा कि हमें, मैं ये नहीं बोलता हूँ कि कोई लग्जरी नहीं, यू हैव टू अचीव ईच एंड एवरीथिंग, लेकिन पर्पस मत भूलिए, कभी कभी भी पर्पस को मत भूलिए। कल मैं जब माई एफएम के मैं ऑफिस गया था, भोपाल में एक बड़ा न्यूज़ चैनल है अपना, ये रेडियो चैनल, नॉट न्यूज़ चैनल, रेडियो चैनल है माई एफएम 93.4। संडे को शायद उसका, ये संडे को उसको मैं उस पर शायद जो है वो एक शो होता है, एक मुलाकात इवनिंग में एक शो होता है आरजे अंकिता के साथ में। तो उसमें मेरा भी इंटरव्यू उसमें आएगा। तो उसमें उन्होंने मुझसे, जब इंटरव्यू ख़त्म हुआ उसके बाद, वो आरजे अंकिता जो है वो बड़ी इम्प्रेस हुई बायोमेंटस की पूरी मैथडोलॉजी से, पूरे कॉन्सेप्ट से। तो उन्होंने मुझसे पूछा कि आप डॉक्टर हैं, आपने एमबीबीएस किया, आपने जो है मास्टर्स ऑफ मेडिसिन भी किया है, आपने पीजी डायबिटोलॉजी बाहर से की, यूएस से किया आपने, इतना नाम है आपका, और भोपाल में कई लोग आपको जानते भी हैं एज ए डायबिटीज़ डॉक्टर।
तो आपने ये पढ़ाने का निर्णय लिया आपने और एकदम डाइवर्सिफ़ाई किया इसको, इस चीज़ को आपने, और बायोमेंटर्स का ऑफ़लाइन सेंटर भी ऑन किया आपने, ऑनलाइन भी आप देख रहे हैं। तो ये सब चीज़ें मुझे मुझे समझ में नहीं आ रहा कि ये सब कैसे किया, और आपको इससे फ़ायदा क्या हुआ? मैंने इसको बताया कि देखो ऐसा है कि एक बार मैं जब विदिशा गया था, तो वहाँ मुझे बच्चों का एक ग्रुप मिला जिसको मैंने पढ़ाया, ठीक है? एक केडी मिश्रा सर से मिलने गया था मैं, दिवाली के समय के आसपास की बात है, मैं केडी मिश्रा सर से मिलने गया था, दिसंबर के महीने की बात है। तो मैं उनके घर गया, पैर-वैर छुए सर के, सर ने बोला कि मैं 10 मिनट जितेंद्र रुकना पड़ेगा तुम्हें, मेरी क्लास चल रही है, 10 मिनट का बचा है। तो मैंने कहा अच्छा सर पढ़ने आए बच्चे? आओ तुमको मिलवाते हैं। सर हमको ले गए, सर ने बताया कि ये जितेंद्र हैं, हम मेरे पास पढ़े हैं पहले, और ये पहले पढ़ाया करते थे बॉटनी के। तो बच्चों के बड़े भाई-बहन, चाचा-चाची कोई ना कोई जानते होंगे, तो बच्चे झट पहचान गए मुझे विदिशा में। विदिशा मेरा बहुत अच्छा नाम था, बहुत अच्छा, आज भी कई लोग जानते हैं। तो जब मैं वहाँ, तो बच्चों ने बोला सर कुछ बताओ ना कैसे, तो मैंने कहा कि चलो ठीक। अब मैं चूँकि तो कोई तैयारी से तो गया नहीं था, तो मैंने बच्चों को कुछ बायोटेक्नोलॉजी के बेसिक्स बताए, डीएनए के बेसिक्स बताए, मैंने बच्चों को कुछ बेसिक पढ़ने के तरीके बताए। तो बच्चों में से कुछ बच्चों ने कहा कि सर आप हमारी क्लास ले लेंगे क्या? तो मैंने कहा अरे पॉसिबल ही नहीं है, मैं मुंबई रहता हूँ और वहाँ हूँ, डॉक्टर हूँ, मैं कहाँ से तुम्हारी क्लास ले लूँगा? तो एक बच्चे ने बोला सर यूट्यूब पे आप वीडियो रिकॉर्ड करके डाल दिया करो, हम देख लिया करेंगे। अपन ने उस समय तक कभी यूट्यूब पर वीडियो डाला ही नहीं था। चैनल 2007 का बना हुआ है, लेकिन कभी 17 तक, कभी 10 साल तक चैनल में कुछ डाला ही नहीं, सिर्फ वीडियो देखा करते थे। तो बच्चे की सलाह मान के हाँ सुना हमने, लेकिन लौटाए, भूल भाल गए। फिर उसके बाद कि अरे ठीक है कुछ हुआ होगा। एक बच्चे ने मुझे एक फ़ोटो भेजा व्हाट्सएप पे, सर मेरा नाम सुमित है, मैंने आपसे कहा था कि हम लोग कोटा मोटा या महंगी कोचिंग अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, आप यूट्यूब पे वीडियो डाल दीजिए, पर आपने नहीं डाले। और ये मेरे पिताजी की दुकान है, उसने लिखा मैसेज में, उसने एक फ़ोटो था उसका कैंची के साथ में, बोले मेरे पिताजी नाई हैं, बार्बर हैं, छोटी सी दुकान है, गुमटी है, उस गुमटी में पिताजी बोल रहे हैं कि तुम जो है वो मेडिकल में तुम्हारा हो नहीं पाएगा, तुमने बायोलॉजी लिया हुआ है, तुम बीएससी में एससी कर लो, साथ में बाल काटना सीख लो, क्योंकि बीएससी के बाद नौकरी तो ज़्यादा मिलती नहीं है, और तुम्हें कोई हुनर आ रहा होगा तो कम से कम तुम नाई की दुकान खोल पाओगे। तो उसने कैंची के साथ फ़ोटो खींच के बताया कि सर मेरी किस्मत में डॉक्टर वाली कैंची नहीं है, मेरी किस्मत में यही वाली कैंची है जो मेरे पिताजी ने मुझे पकड़ाई, क्योंकि आप हमारा साथ नहीं दे रहे हो। वो फ़ोटो दिल को झकझोर गया, आज भी मेरे पास वो फ़ोटो है, आज भी मेरे पास वो फ़ोटो है, दिल को झकझोर गया। मैंने कहा यार कि क्या मैं सच में कुछ ऐसा कर सकता हूँ कि इससे इन बच्चों को, मैंने पूछा उससे कि तुम बेटा मतलब मैं इतना स्पेशल क्यों हूँ? उन्होंने कहा पता नहीं क्यों सर, हमको लगता है कि आपसे पढ़ेंगे तो निकल जाएंगे। उसका भरोसा मुझ पे, मैंने वीडियो बना के डालना शुरू किए। एक महीने के अंदर ही, एक महीना भी नहीं हुआ होगा, 10 दिन, एक वीक के अंदर ही हज़ारों सब्सक्राइबर जुड़ गए, उस चैनल बहुत तेज़ ग्रो किया, बहुत लोग आए उसमें देखने के लिए, और वो बच्चा सिलेक्ट भी हो गया, उसको जो है वो जबलपुर का मेडिकल कॉलेज मिला। तो कहानी की शुरुआत जो है वो कभी ये सोच के नहीं हुई थी कि कभी कमांड सेंटर बनेगा, कभी ये वाला बैच लॉन्च होगा, कभी वो वाला बैच लॉन्च होगा, कभी ऑफलाइन भी होगा, कभी कुछ सोच के शुरू नहीं होता, बस एक उद्देश्य से शुरू हुआ था। होते 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 ईश्वर की वो महिमा है कि आज इतना बड़ा हो गया है कि बहुत सारे बच्चों को फाइनेंशियल सपोर्ट दे पा रहा है। इस साल थोड़ा सा ऑनलाइन का मेरे जो बच्चों की संख्या है वो कम हुई है इस साल ऑनलाइन में बच्चों की संख्या कम हुई है, और ये शायद लगभग हर जगह, और ऑफलाइन के अंदर भी बच्चों की संख्या इस साल पूरे इंडिया में कम है, पता नहीं, ऐसा मुझे ऐसा लग रहा है। तो सारे इस साल हम लोग नए नए स्कॉलरशिप के लिए थोड़ा सा हमको फ़ंड देखना पड़ेगा। तो मैं वही चाहता हूँ बेटा कि हमको बहुत सारा फ़ंड जो है वो विज्ञापनों में, एडवर्टाइजमेंट में, इसमें फ़ंड खर्च ना करना पड़े, इसलिए मैं आपसे मदद चाहता हूँ कि कम से कम लोगों तक बायोमेंटर्स के नाम को पहुँचाइए, ताकि जिन लोगों की हम मदद कर रहे हैं वो मदद हम कंटिन्यू कर पाएँ, और नए लोगों को भी इसमें शामिल हम कर पाएँ। ठीक है, बस मेरा तो मतलब मैं चाहता हूँ कि मैं जो भी बायोमेंटर्स में होता है, मैं उसके लिए अपने आप को एक ट्रस्टी मानता हूँ, कि मैं एक ट्रस्टी के समान हूँ जिसका मैं ध्यान रख रहा हूँ। बाकी वो तो बच्चों का है, बच्चों के लिए है, बच्चों के लिए ही होता रहेगा वो। चलिए, हैव ए ग्रेट डे, ऑल द बेस्ट, बाय बाय।